नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और हाजिर हैं हम आपके लिए, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, एक पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज लेकर, जिसमें जितनी भी परीक्षा है, अभी हाल की परीक्षा जो यूपीपी और यूपीएसआई की होने वाली है, जो 2020 में अभी उसके नोटिफिकेशन आने हैं और उसकी वैकेंसी जो भी होने वाली है, उसमें पॉलिटी और मूल विधि के मिलाकर के कुल 40 जीएस के जो प्रश्न आते हैं, उसमें से 22 क्वेश्चन तक आपके पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, संविधान से आते हैं और मूल विधि से आते हैं। ऐसा ही मात्र इसका यूपीपी और अन्य परीक्षाओं में भी है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जहां पे पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको ना मिले। तो हम अपनी कोचिंग की तरफ से, अपने इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए ले आ रहे हैं एकदम पूरे डिटेल के साथ। पूरी पॉलिटी की क्लास यहाँ पे चलेगी, हर चीजें डिस्कस की जाएंगी और आपको एक ही चैनल पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसके हिसाब से पूरी कंप्लीट सीरीज मिलेगी। एक बात मैं पहले ही कंफर्म कर दूं कि आपको इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के बाद किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम देने के लिए आप एकदम निश्चिंत होकर के इसकी नोट्स बना सकते हैं। 1 to all सारे चैनल्स पे जितने भी वीडियोस इस सीरीज में आए, सबको सॉल्व करिए। वीडियो के साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की ये कंप्लीट सीरीज जो है वो पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी की है और आज डे 1 है, लेक्चर नंबर 1। तो आइए आज से पॉलिटी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा है कि हम किस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान से हम लोग की शुरुआत हो रही है और पूरी सीरीज इसी पे डिपेंडेंट है। आइए समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें। अगर हम लोग भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करें तो भारतीय संविधान का जो लाइन, जो प्रस्तावना में दी गई है, जो कुछ शब्द जिनसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन शब्दों का जो क्रम है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले संप्रभुता, फिर समाजवादी, प्रजातांत्रिक और फिर गणराज्य, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये पूरा एक क्रम है जो संविधान में शब्दों का दिया गया है कि हमारा देश का संविधान कैसे देश के निर्माण की बात करता है, सोवरेन देश की बात करता है। सोवरेन देश ऐसे देश होते हैं जो अपने निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र हो। जैसे जिस समय हम ब्रिटिश के या ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उस समय अपने देश के बारे में निर्णय लेने की छूट हम लोगों को नहीं होती थी। हम उस समय सॉवरेन कंट्री नहीं थे, हम कॉलोनियल रूल में रह रहे थे या किसी के अंडर में रह रहे थे। लेकिन जब देश संप्रभु होता है तो वह अपने नेशनल और इंटरनेशनल डिसीजंस को खुद ले सकता है। तो भारतीय संविधान में संप्रभुता की बात की गई है। समाजवादी, हमारे देश में कैसी व्यवस्था अपनाई गई है। समाजवादी, इसका मतलब इक्वल ट्रीटमेंट है। जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सब के लिए एक बराबर की व्यवस्था की जाएगी। समाजवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट कोई भी सुविधा अगर दे रही है तो उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कैटेगरी या रिलीजन, कुछ भी होगा। तो समाजवाद की परिभाषा ही यही है कि सबको बराबर माना जाए। तो हमारा संविधान इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की वकालत करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक कंट्री है। और इसीलिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब अगर इस पूरी प्रस्तावना को देखा जाए तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में सभी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल जो है ना, वो इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब भारत के लोग हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया आर मोस्ट पावरफुल। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। तो जो भी कर रहे हैं वो भारत के लोग। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो है भारत की जनता। और एक और वर्ड वहां पे दिया गया है, रिपब्लिक। संविधान कैसे राज्य की बात करता है? गणराज्य की बात करता है। गणराज्य का मतलब होता है ऐसा देश जिसके राष्ट्रपति या जिसके राष्ट्र के अध्यक्ष वो जनता द्वारा चुने जाए, ना कि अनुवांशिक हो। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, इसीलिए हमारा देश कैसा है? गणराज्य है। जबकि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो वहां का सम्राट होता है वो चुना नहीं जाता, बल्कि हेरिडेटरी होता है या आनुवंशिक आधार पर चुना जाता है।
इसीलिए वो उसको गणराज्य नहीं कहते, लेकिन भारत एक गणराज्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो जो उसका उत्तर होता है वो यह होता है कि भारत में जो राष्ट्र अध्यक्ष है उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के बारे में या किसी भी संविधान के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो संविधान होता है उसी के आधार पर उस देश की प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसलिए उस देश का वो सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। उस कंट्री का सुप्रीम लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे भारत में अगर बोला जाए कि भारत का जो सर्वश्रेष्ठ नियम है, नियम कानून है या नियमों की किताब है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आप संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी किसे कहा जाता है? संविधान को ही कहा जाता है। आपको एक बात और जान के रखनी है कि भारत का संविधान जो है वह रिटन है, लिखित संविधान का उदाहरण है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट है, सबसे बृहत्तम संविधान है। बृहत्तम संविधान क्यों कह रहे हैं? एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि भारत में, भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र की शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यों एवं केंद्र की शक्तियों का विस्तार से वर्णन करने के कारण भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान हो गया है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम संविधान को देखें तो संविधान में दो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको समझना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पीपल, लोग, भारत के लोग। तो मैंने आपसे कहा कि संविधान में, भारतीय संविधान में कहा गया है कि सबसे ताकतवर कौन है? वो भारत की जनता है, क्योंकि हर काम कौन कर रही है? भारत की जनता के द्वारा ही किया जा रहा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और प्रस्तावना की शुरुआत भी होती है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग का शुरुआत होने का मतलब क्या है? द मोस्ट पावरफुल कौन है? वो है पब्लिक है हमारे यहाँ की, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की बात की जाती है, सरकार की बात की जाती है। तो हमारे यहाँ जो संविधान के अनुसार, जिस संविधान को लागू करना, नियमों को बनाना, उसके लिए जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के तीन प्रमुख अंग हैं। नंबर एक लेजिस्लेटिव, जिसे आप विधायिका बोलते हैं। विधायिका का मुख्य काम क्या है? विधायिका नियमों को बनाती है, मेक्स लॉ, मतलब ये नियमों को बनाएगी, विधि को बनाएगी, इसीलिए इसको विधायिका कहते हैं। जुडिशरी क्या करती है? न्यायपालिका है। और इसका काम क्या है? ये संविधान को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट करने का मतलब है संविधान का वास्तविक मतलब क्या है, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? तो वो कौन करता है? जुडिशरी करती है। इसके बारे में थोड़ी सी बात आप जान सकते हैं जुडिशरी के बारे में। एक तो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपको हाई कोर्ट राज्यों में मिलती है और एक लोअर कोर्ट। ये तीन कोर्ट होती है जो भारत में है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसे संविधान का व्याख्यानकर्ता कहते हैं। व्याख्यानकर्ता या सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन किसे, अभिभावक किसे बोलते हैं? संविधान का सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। संविधान का व्याख्यानकर्ता कौन होता है? संविधान को व्याख्या कौन करता है? वो भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो जो न्यायपालिका है, जिसका काम न्याय करना है, वो क्या करता है? संविधान को इंटरप्रेट करता है कि उसका वास्तविक मतलब समझाने का काम करता है न्याय। न्यायपालिका ये दूसरा अंग है सरकार का। और तीसरा जो अंग है वो है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? जो भी नियम विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं उसको ये लागू करवाती है, मतलब ये एग्जीक्यूशन में काम करती है, एग्जीक्यूट करती है चीजों को लागू करवाती है। ये जो कार्यपालिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट कार्यपालिका के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऐसे विंग को बोलते हैं, ऐसे अंग को बोलते हैं जो रिटायर नहीं होते, मतलब कि जो टेम्पररी नहीं होते। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जो आप प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस, जो स्टेट लेवल पे पीसीएस जो होते हैं, आईएएस, आईएफएस, ये जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी नियमों को लागू करवाते हैं और उनका एक फिक्स टेन्योर है, उनको रिटायरमेंट के बाद ही अपने पद से वो हटते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ लीडर्स भी तो होते हैं जो हर 5 साल में जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो भी नियमों को लागू करवाने का काम करते हैं। तो वो भी कार्यपालिका है, उसे राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं और एक को प्रशासनिक कार्यपालिका बोलते हैं। तो प्रशासनिक कार्यपालिका परमानेंट होती है, लेकिन जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुने जाते हैं, उसे अस्थायी अथवा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो सरकार के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं?
विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर हम लोग पॉलिटी में शुरू कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए, संविधान जो दस्तावेज बना है भारत में, ऐसा तो नहीं है कि एक बार में बनकर तैयार हो गया होगा या अचानक से किसी के मन में आया होगा कि संविधान बनाना है और लोग बना करके तैयार कर दिए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। संविधान बनने की प्रक्रिया जो है ना, वो अंग्रेजी शासन जो भारत में था तभी से धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि उस समय जो संविधान बनने की गति थी वो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया अंग्रेजी शासन से ही प्रारंभ हो गई थी। बहुत मंद गति से ये इसमें कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा था। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस पूरे शासन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो 1773 से, मैं इसकी छोटी सी कहानी आपको रेगुलेट कर देता हूं कि 1608 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत में और जितनी यूरोपीय शक्तियां थी उनसे लड़ाई होते हुए या क्या कहते हैं अपनी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में अंततः क्या घटना होती है कि सबसे सुप्रीम पावर के रूप में ब्रिटेन भारत में रह जाती है। और ब्रिटेन जब सुप्रीम पावर के रूप में रह जाती है तो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आई थी, वो प्लासी के युद्ध 1757 और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764, इसके बाद उसका मन थोड़ा सा चेंज होता है और वो व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक निकाय की तरफ बढ़ने लगती है। इसका मतलब वो प्रशासन करने की तरफ बढ़ने लगती है। और जब एक समय मतलब 1773 की मैं बात कर रहा हूं, जब ब्रिटिश संसद को ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अच्छा परफॉर्म कर रही है और बहुत बेनिफिट कमा रही है, तो संसद भारत के नियंत्रण को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसके लाभ को खुद भी उसको कुछ मिले, ऐसा कुछ प्रावधान करने के लिए कुछ नियम कानून ले आती है, जिससे कि नियंत्रण किस पे करना है, ब्रिटिश सरकार को कंपनी पे करना है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कंपनी का एक्ट कहां से, कंपनी का रूल कहां से कहां तक माना जाता है, 1773 से लेकर 1858 तक। 1857 में जब क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट शासन किसका हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन होता है भारत पर। तो एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि कंपनी का शासन है, तो कंपनी रूल कहां से कहां तक है, 1773 से 1857 या 58 तक मान लीजिए। और 1858 के आगे से 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं होता है, तब तक भारत पर शासन किसका होता है, ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हम लोग उपनिवेश के रूप में रहते हैं। तो हम पूरे के पूरे इस जितने भी प्रकार के एक्ट ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में आए थे, उन सारे एक्ट को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो कंपनी रूल, जब कंपनी का प्रशासन है कहां से कहां तक, 1773 से 1858 तक, और दूसरा जब डायरेक्ट भारत पर किसका शासन है, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश सरकार का, तो 1858 से 1947 तक। आप यहां पे देख रहे हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से एक एक्ट आता है, जिसका नाम ही देख रहे हैं आप, रेगुलेटिंग एक्ट है, मतलब ये नियंत्रण पाने के लिए कंपनी पर एक्ट भेजे जा रहे हैं। तो इसके कुछ प्रावधान बहुत ही जरूरी हैं, जिनको हम अलग से आपसे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब का, 1784 का। उसके बाद चार्टर अधिनियम आया है, कब, 1813 का। चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम एक एक करके सारे अधिनियम अपने इसी सीरीज में आगे आपको समझाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से संविधान निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब हम लोग कंपनी रूल से आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं सम्राट के रूल पे। डायरेक्ट जो है ब्रिटिश का शासन हमारे भारत पर होता है 1858 से 1947 तक। जैसे यहां तक अभी हमारे पास गवर्नर जनरल आया करते थे, 1857 की क्रांति के बाद उसी का नाम बदल करके वायसराय रख दिया गया। एक तरीके से जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वह कंपनी का प्रतिनिधि माना जाता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था। लेकिन जब वायसराय आ गया तो वायसराय डायरेक्ट किसके लिंक में होता था, ब्रिटिश सरकार के, तो वह सरकार का प्रतिनिधि था। तो क्राउन रूल जब चालू होता है
तो एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। भारत अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत अधिनियम मान सकते हैं, जो 1858 में आता है और जो कुछ परिवर्तन करता है। जैसा मैंने कहा कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। ऐसे कुछ और भी परिवर्तन हुए हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया जाता है, सचिव की नियुक्ति की जाती है। एक एक करके हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। इस 1909 वाले अधिनियम को ही हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले मिंटो में दो व्यक्ति हैं, तो मार्ले हैं और दूसरे मिंटो हैं। ऐसे जितने भी सुधार हैं, चाहे वो मार्ले मिंटो सुधार हो, चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो, जब दो व्यक्तियों का जिक्र होता है तो जो पहला व्यक्ति है वो सचिव है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भारत में वायसराय होता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जातिगत आधार पर सीटों का बंटवारे का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार में ही आया था, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब है दो व्यक्ति हैं, मॉन्टेग्यू है और चेम्सफोर्ड है। तो पहले व्यक्ति जो मॉन्टेग्यू होंगे वो कौन होंगे, वो सचिव होंगे, और जो चेम्सफोर्ड होंगे वो भारत में वायसराय होंगे। इसके बाद 1919 का जो अधिनियम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम वही अधिनियम है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। आगे चलकर हम आपको समझाएंगे कैसे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, और सबसे जरूरी बात कि ये कभी लागू क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण थे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक है, जिसके द्वारा हमको आजादी मिलती है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक कंपनी रूल के तहत हम लोग कुछ एक्ट को डिस्कस करेंगे, और क्राउन रूल जब हुआ है, डायरेक्ट सरकार का शासन हुआ है, तो हम लोग कुछ अधिनियम को डिस्कस करेंगे। तो ये अगली क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और रेगुलेटिंग एक्ट के साथ एक एक करके सारे के सारे एक्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको सारे के सारे अधिनियम यहाँ पे पढ़ाएंगे, और लगातार सीरीज पे एक एक करके वीडियो बना करके आपको क्लियर करेंगे। यूजुअली जो वीडियो का ड्यूरेशन रखा जाएगा वो 20 से 25 मिनट का होगा, ताकि आपको इसे देखने में भी बहुत परेशानी ना हो। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हम लोग ऐसे किसी भी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अननेसेसरी चीजें होती हैं जो परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं, तो उन्हें यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एकदम टारगेटेड और फोकस्ड सीरीज चलाएंगे आपके लिए। पॉलिटी का एकदम से आपकी जो परेशानी है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अगर आपको ये सीरीज जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि ये सीरीज अच्छी है, हम लोग का प्रयास अच्छा है, तो आप इस वीडियो को और भी जो तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आप उन तक शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी बताइएगा कि रेगुलर इस वीडियो को फॉलो करें। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी उनके एग्जाम्स के लिए पॉलिटी से कभी भी उन्हें समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जहां से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।